जय हिंद मेरे सेठ श्रेणियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आपको पता है कि हिस्ट्री का जो अध्याय 1 है यानी कि चैप्टर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर का जो नोट्स है हम लोग उस पर बात कर रहे थे, यानी कि चैप्टर के फुल डिस्कशन पे बात कर रहे थे। तो अभी तक अगर आपने प्रीवियस जो भी वीडियो मैंने लिया अगर आपने उसको नहीं देखा है तो एक बार आप उसको जरूर देख लें। और साथ साथ में ये जो टॉपिक है अनसर्टेन, इसको जरूर देखें क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन जो है हर साल आपको देखने के लिए मिलता है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो पे टॉपिक 1 पूरा कवर किया था। अब टॉपिक 2 को आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर टॉपिक 2 में किन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो आज हम लोग बात करेंगे कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग, इस पे बात करेंगे कि आखिर कुलीन वर्ग क्या है, मध्यम वर्ग का उदय क्यों हुआ और किन कारणों के कारण मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इस तरह का आपका टॉपिक है। आपका टॉपिक क्या है देख सकते हो, टॉपिक नंबर 2 है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। हम लोग इस पे बात करेंगे। तो देखो हम लोगों ने इससे पहले जैकोबिन क्लब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, फिर हम लोगों ने नेपोलियन संहिता के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कुलीन वर्ग पर टिप्पणी करें या कुलीन वर्ग कौन था। तो आपको जानना चाहिए कि कुलीन वर्ग क्या था, क्योंकि पूरा का पूरा जो फ्रांस का समाज था या यूरोप का जो समाज था वो 3 भागों में बटा था, आपको पता होगा। पहला जो आपका शासक वर्ग था, और दूसरा आपको क्या था आपको पता होगा कि आपका पादरी वर्ग था, और तीसरा क्या था आपका कुलीन वर्ग था। और इन तीनों के पास ही क्या था, अधिकार था। और बाद में जो बाकी के बाकी जो पूरा जनता है जो आपके एक अन्य वर्ग में आपका आता था, तो वहां पे सारे के सारे लोग हुआ करते थे, जिनमें किसान, मजदूर है ना, शिक्षक, ये सारे लोग वहां पे हुआ करते थे। तो शासक वर्ग के बारे में पता था, पादरी वर्ग के बारे में पता था, कि कुलीन वर्ग है क्या, इस पर थोड़ा हम लोग बात करते हैं। तो गौर कीजिएगा कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक जो है वो कुलीन वर्ग का लोग होता था, यानी कि जो जमीन है उसका मालिक कौन है, तो कुलीन वर्ग, सबसे पहला बात। दूसरा क्या है कि जो यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुशाली वर्ग था, गौर कीजिएगा सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग कौन सा है, तो कुलीन वर्ग है आपका। इनका काम क्या था, अब ये प्रभुशाली जो है तो इनके पास जमीन बहुत ज्यादा होगा, तो ये ग्रामीण इलाकों के जायदाद के और शहरी में हवेलियों के क्या होते थे, मालिक हुआ करते थे। आगे हम लोग देखेंगे तो देखिएगा राजनीतिक कार्यों के लिए ये उच्च वर्गों के बीच में फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। तो क्वेश्चन आएगा, बताइए कुलीन वर्ग के लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे उच्च वर्गों के लोगों के बीच में बातचीत करने के लिए, तो आप क्या बोलोगे, फ्रेंच भाषा का उपयोग करते थे। आगे क्या है, उच्च वर्गों के साथ कुलीन वर्ग के परिवार अक्सर वैवाहिक यानी कि शादी ब्याह जिसको बोलेंगे, तो वैवाहिक संबंधों से आपस में जुड़े होते थे। और इन्हीं मेल जोल के कारण कि कुलीन वर्ग का बेटी और जो शासक वर्ग का बेटा शादी किया, और शादी करने के बाद ये जो समधि का जो संबंध बना, इससे इन कुलीन वर्गों का और जो आपके जो भी शासक वर्ग है उनका दाल रोटी चलता था। क्योंकि जमीन का मालिक कौन है, कुलीन वर्ग, और कर कहां से लेना है, तो कुलीन वर्गों से लेना है। इसलिए जितना भी कर का बात किया जाए या जितना भी आप टैक्स का बात करोगे तो सभी के सभी जो है कुलीन वर्गों के द्वारा अन्य लोगों से वसूला जाता था। अब हम लोग बात करेंगे आगे। तो आगे देख सकते हो, बात करेंगे आगे। देखो हम लोगों ने क्या देखा कि एक शक्तिशाली समूह था, लेकिन अगर मैं बात करूं संख्या के आधार पर तो ये बहुत छोटा समूह हुआ करता था। संख्या के आधार पर ये बहुत छोटा समूह है माय डियर फ्रेंड। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा कि जो कुलीन वर्ग है, सबसे पहला ये तो जमीन का मालिक है, नंबर 1 जमीन का मालिक है, और ये यूरोप महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। और ये ग्रामीण इलाकों में जायदाद यानी कि जमीन जगह का मालिक होता था, शहरों में हवेलियों के मालिक होता था, और राजनीतिक कार्यों के लिए उच्च वर्गों के साथ ये फ्रेंच भाषा का प्रयोग करता था। और अक्सर उच्च वर्गों के साथ इनका संबंध जो है वो वैवाहिक संबंधों से बना था। लेकिन प्रभुत्व होने के कारण भी इनका जो संख्या था वो बहुत कम था। तो ये कुलीन वर्ग की बात है। अब बात करते हैं मध्यम वर्ग की उदय का, और उसके प्रक्रिया के पूरे बात करेंगे कि आखिर मध्यम वर्ग का उदय कैसे हुआ और क्या प्रक्रिया रहा उदय का। क्योंकि मध्यम वर्ग से आपका क्वेश्चन आता है, कारण समझिएगा, क्योंकि मध्यम वर्ग ने पूरे के पूरे फ्रांस में क्रांति लाने का काम किया था। तो पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, और जिनका अस्तित्व बाजार में उत्पादन पर टिका था। देखो सबसे पहले जब औद्योगिकरण आया, आपको पता होगा कि 1800 शताब्दी में औद्योगिकरण जो है पूरे के पूरे आपका यूरोप में फैला था। तो जब औद्योगिकरण आया तो उससे कहीं ना कहीं औद्योगिक उत्पादन का और बाजार में
जो भी शहर है उनका विकास होने लगा और वहां से वाणिज्यिक वर्गों का यानी कि जो लोग व्यापार करना शुरू कर रहे थे उनका उदय हुआ। अब जब इनका उदय होता है तो इनका मुख्य काम क्या था? इनका मुख्य काम था बाजार के लिए उत्पादन करना, या बाजार के उत्पादन पर इनका पूरा का पूरा काम टिका था। आप गौर करना कि जब इनका बाजार का जो उत्पादन हो रहा है उसको बेचने के लिए, जैसे आप देखोगे आपके गांव में कोई दुकानदार होगा, तो जो दुकानदार है माय डियर फ्रेंड, उसका काम क्या है कि वो अपना जो वस्तु है उसको बेचता है, लोगों तक बेचने का काम करता है। लेकिन उसका जो पूरा का पूरा काम है वो किस पर टिका हुआ है? तो बाजार के उत्पादन पे, यानी कि मार्केट अगर चावल का खेती करेगा, मार्केट धान का खेती करेगा, मार्केट गेहूं का खेती करेगा, तो जाके वो बाकी को बेच सकता है। तो ये जो पूरा का पूरा जो वाणिज्य वर्ग था किस पे टिका था? तो बाजार के उत्पादन पे टिका था। तो अब सवाल यह है कि आखिर उत्पादन भाई कैसे हो? तो उत्पादन कौन करेगा? जो मजदूर होगा। यानी कि उस समय क्या होता है, श्रमिक वर्ग जो है अस्तित्व में आया। तो गौर कीजिएगा आगे कि फ्रांस और जर्मनी में औद्योगिकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप एक नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आया, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? श्रमिक वर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? श्रमिक वर्ग। तो दो चीजों हमने देखी, एक आपका क्या था? तो एक जो है आपका पूरा का पूरा जिसपे बाजार को कंट्रोल कर रहा है। अब वो बाजार पे कंट्रोल किया तो उसको चाहिए क्या? उसको उत्पादन चाहिए। उत्पादन को करेगा कौन? तो जो श्रमिक वर्ग है वो उत्पादन तो करेगा। लेकिन अब बात को सवाल रहा कि उत्पादन करने वाला श्रमिक का, बात कीजिएगा, उत्पादन करने वाले श्रमिक को और जो बाजार है ये दोनों को जोड़ेगा कौन? तो ये दोनों को जोड़ने के लिए जिस वर्ग का उदय हुआ उसको हम लोग बोलेंगे क्या? मध्यम वर्ग। क्या? मध्यम वर्ग। तो वस्तुओं और सेवाओं के लिए, वस्तु और सेवाओं के लिए क्या किया गया था? मध्यम वर्ग का उदय हुआ। और याद रखिएगा मध्यम वर्ग के अंतर्गत जो भी उद्योगपति है या जो भी व्यापारी है और जो भी सेवा क्षेत्र के लोग आते हैं वे सारे के सारे क्या होते हैं? इसमें आपके शामिल होते हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा बताइए कि मध्यम वर्ग का उदय क्यों हुआ, तो आप क्या बोलोगे कि जब पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिकरण बढ़ा तो उससे औद्योगिक उत्पाद और व्यापार में वृद्धि हुआ और जिससे शहरों में वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ और बाजार को अस्तित्व बनाने के लिए उत्पादन का जरूरत था, जिसके कारण जर्मनी और फ्रांस में जब औद्योगिक क्रिया हुआ तो उसके फलस्वरूप एक नए सामाजिक समूह का गठन हुआ जिसको हम लोग श्रमिक वर्ग बोलेंगे। अब वस्तु और सेवाओं के लिए जो वस्तु हुआ उसको सेवा देने के लिए क्या किया गया? मध्यम वर्ग का उदय हुआ। और मध्यम वर्ग में कौन कौन से लोग आते हैं? तो उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोग क्या है? शामिल किए गए। अब अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला टॉपिक है आपका राष्ट्रवादी, उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? क्वेश्चन आपका हुबहू पूछ दिया जाता है कि बताइए उदारवाद से आप क्या समझते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो बात करेंगे उदारवाद पे। तो गौर कीजिएगा उदारवाद क्या है? तो उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लेटिन भाषा के मूल शब्द लिबर पर बना है और लिबर का अर्थ क्या होता है? आजाद। क्या होता है? आजाद। तो अब ये तो आजादी है, यानी कि उदारवाद का मतलब क्या है कि खुला विचार वाला, यानी कि जिसमें आजादी हो, जिसमें क्या हो? आजादी हो। तो अब बात को समझिएगा, अगर आजादी का बात है तो जो फ्रांस में या यूरोप में रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे आप मध्यम वर्ग का बात करो या कुलीन वर्ग का बात करो या पादरी वर्ग का बात करो या किसी भी वर्ग का बात कर लो, तो सबके लिए आजादी जरूरी है। लेकिन हम लोग मोटिव किस पे कर रहे हैं? मध्यम वर्ग के बारे में। तो नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का क्या मतलब था, हम लोग इस पे बात करेंगे। आखिर नया जो मध्यम वर्ग का उदय हुआ उसके लिए उदारवाद क्या था, इस पे बात करेंगे। क्योंकि उदारवाद का मतलब हम लोगों ने क्या देखा? आजाद। तो नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का क्या मतलब था, हम लोग थोड़ा उस पर बात करेंगे। तो गौर कीजिएगा कि इसके लिए क्या मतलब था कि व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी होनी चाहिए। इसका दो ही मतलब था कि व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी होनी चाहिए, जिसका मतलब क्या कहा गया? उदारवाद। ये किसका मायना था? तो मैं आपका बात करूंगा मध्यम वर्गों के लोगों का बात था। अब बात को समझिएगा। अब थोड़ा हम लोग देखते हैं कि मध्यम वर्ग का राजनीतिक दृष्टिकोण कैसा था, तो लोग इस पे बात करते हैं। क्योंकि मध्यम वर्ग से बहुत सारा क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन आएगा कि मध्यम वर्ग का उदय कैसे हुआ, मध्यम वर्ग के आधार पर उदारवाद का क्या मतलब है, मध्यम वर्ग के हिसाब से राजनीतिक दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछता है। तो राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसे सरकार पर बल देता था, कैसा सरकार भाई? तो जो क्या होना चाहिए सबसे पहले कि जो सहमति पर बनी हो, ऐसा होना चाहिए जो सबका, जहां पे बात विचार रखा जाए, जहां पे सबका हाँ हो, वहां उसी तरह सरकार बननी चाहिए। पादरी और निरंकुश शासक के विरुद्ध जो विशेषाधिकार है उसकी समाप्ति होनी चाहिए, इनका मानना था।
और तीसरा मानना क्या था कि निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर जोर देना था कि जो संपत्ति है उसका मालिक आप खुद हो, उसकी रक्षा आपको खुद करना है और उस संपत्ति के लिए आपको किसी भी प्रकार का कर आपको देना नहीं है, ऐसा इनका मानना था। तो राजनीतिक दृष्टि से उदारवाद का 3 था, क्या था? सहमति पर सरकार बननी चाहिए, पादरी वर्ग और निरंकुश शासक का जो विशेषाधिकार उसको खत्म होना चाहिए और निजी स्वामित्व का जो आपका पूंजी है, जो आपका निजी आपका जो पूंजी है उस पर आप ही का अधिकार होना चाहिए, ऐसा मध्यम वर्ग का क्या था? मानना था। बात करेंगे आगे। तो ये तो आपका था। अब थोड़ा बात करते हैं उदारवाद का आर्थिक दृष्टिकोण। क्या कि जो ये उदारवाद लोग हैं इनका आर्थिक दृष्टिकोण कैसा था? तो इनका क्या मानना था कि आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। राज्य द्वारा लगाए गए कर्ज का जो कर्ज हो रहा था उसके नियंत्रण में पक्ष में था कि जो भी कर लगाया जाता है, जो भी सीमा शुल्क वसूले जाते हैं या जो भी आपके राज्य शुल्क वसूले जाते हैं उसको समाप्त कर दिया जाए, इनका मानना था। तो मध्यम वर्ग के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि मध्यम वर्ग का उदय कैसे हुआ, मध्यम वर्ग आजादी को किस तरह आंकते थे। फिर हम लोगों ने देखा कि मध्यम वर्ग का जो आजादी है उसका क्या मतलब है। फिर मध्यम वर्ग का राजनीतिक दृष्टिकोण कैसा, यानी कि किस प्रकार की शासन व्यवस्था पर जोर देता था। और फिर हम लोगों ने देखा कि आखिर उदारवाद का आर्थिक दृष्टिकोण कैसा है। तो आखिर उदारवादियों ने अगर इस तरह कहा कि हमें बाजारों की मुक्ति, यानी कि बाजार में आपका आजादी होना चाहिए, यानी कि आपकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, उदार होना चाहिए, चीजों तथा पूंजी का आवागमन पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए, उसको खत्म कर देना चाहिए। आखिर ऐसा इन्होंने क्यों कहा, इस पर थोड़ा बात करते हैं। तो एक संस्था है जो कि आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि जोल्बेर आइन क्या है और इसका स्थापना क्यों किया गया। तो पहले समझते हैं कि जोल्बेर आइन क्या था। तो हम लोगों ने देखा कि उदारवादियों का मानना था कि बाजार की मुक्ति होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे किसी तरह का कोई कंट्रोलेशन नहीं होना चाहिए कि आपको इस तरह से ही करना पड़ेगा या इस तरह से आपको चीजों को लेना पड़ेगा, इस तरह का कोई कंट्रोलेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि जो भी पूंजी है उनका आवागमन अच्छे ढंग से होना चाहिए, उस पर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, उसको खत्म करना चाहिए, ऐसा मानना था। तो आखिर जोल्बेर आइन क्या है, इसका स्थापना क्यों किया गया, इस पर बात करते हैं हम लोग सबसे पहली बात, और ये इसी प्रकार से संबंधित है। तो ध्यान से सुनिएगा कि जोल्बेर आइन क्या है, एक सीमा शुल्क संघ है। क्या है? एक शुल्क संघ है जिसका स्थापना कब किया गया था? 1834 में किया गया था। और इसको स्थापना करने में जो सबसे बड़ा जिस देश का हाथ है उसका नाम क्या है? प्रसा। क्या नाम है? प्रसा। तो क्वेश्चन आता है कि जोल्बेर आइन का स्थापना कब हुआ और किसके पहल से किया गया था। तो जोल्बेर आइन की स्थापना जो है वो 1834 में प्रसा के पहल से किया गया था। तो आखिर जोल्बेर आइन का कुछ ना कुछ तो कार्य होगा। हम लोग इस कार्यों के बारे में बात करते हैं कि जोल्बेर आइन का क्या कार्य था। तो सबसे पहले इसने क्या किया कि शुल्क अवरोधों को समाप्त किया। शुल्क अवरोधों को समाप्त किया यानी कि व्यापार करने में जितने भी तरह के दिक्कतें आती थी, जो भी रुकावटें थी, जो भी शुल्क संघ था, इसको समाप्त करने का काम किया, सबसे पहला बात। दूसरा क्या किया कि मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई, जो पहले कितना था? 3 था। यानी कि पूरे के पूरे फ्रांस में, या मैं बोलूंगा कि नेपोलियन के द्वारा जो भी एक संघ शासित क्षेत्र बनाया गया, एक शासित क्षेत्र जो बनाया गया जिसपे पूरा का पूरा नेपोलियन का हाथ था, तो उस नेपोलियन के द्वारा जो पूरे के पूरे अपने प्रशासनिक क्षेत्र में 3 तरह के, मैं कितना बात करूंगा कि 3 तरह के मुद्राएं चलती थी। अब जब 3 तरह के मुद्राएं चल रही है माय डियर फ्रेंड, तो तीनों का जो वैल्यू होगा वो अलग अलग होगा। सिंपल सी बात है। तो बोलोगे हाँ सर जी भाई। अब अगला इन्होंने काम क्या किया कि रेलवे लाइन का विस्तार किया और आर्थिक हितों को राष्ट्र एकीकरण का सहारा बनाया कि अगर कोई देश आजाद तभी होगा या देश में राष्ट्रीयकरण का भावना तभी होगा कि एकजुटता की भावना तब होगा जब सभी लोग एक समान पैसा कमाएंगे। तो यहां पे बात रहा क्या कि शुल्क अवरोध को समाप्त किया तो कुछ तो शुल्क ले रहा होगा। आखिर मुद्राओं का संख्या जो है 3 के जगह 2 कर दिया गया, आखिर कुछ तो कारण रहा होगा। तो हम लोग इसके कारण के बारे में बात करेंगे कि आखिर स्थापना का क्या कारण था। तो गौर कीजिएगा कि नेपोलियन ने अपने प्रशासनिक कार्यों के दौरान 39 छोटे छोटे राज्यों को जोड़कर एक महासंघ का रूप दिया था। यानी कि छोटे छोटे 39 राज्यों को जीता और प्रांतों को जीता और उनको मिलाकर क्या किया, एक महासंघ का रूप दे दिया। अब क्या होता था कि जिसमें प्रत्येक राज्य का अपना मुद्रा और अपना नाप तोल का प्रणाली होता था। अब बात को समझिएगा कि वहां पे प्रॉब्लम कहां हुआ कि जैसे अगर कोई 1834 में हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग अगर जाता तो उसको
एक देश, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाने में लगभग 11 सीमा शुल्क नाकों से पार होना पड़ता। यानी कि अगर जैसे आप देखोगे जैसे टोल टैक्स होता है ना, टोल टैक्स, तो उस तरह करके 11 टोल टैक्सों से पार करना होता। कहां से? हेमनबर्ग से न्यूरमबर्ग जाना होता। तो और जितने भी आप टोल टैक्स पे पार होते तो आपको आपके सामान पर लगभग 5% सीमा शुल्क देना होता। यानी कि आपका जो मुद्रा है, यानी कि जो भी आपने वस्तु लिया उसको उनको नापा या उसको तोला, और उसको नापने तोलने के बाद जो भी आपका पैसा बनता है या जो भी आपका कीमत बनता है उस नाप तोल प्रणाली के दौरान, तो उसके हिसाब से 5% और ज्यादा आपको शुल्क लगता है, 5% शुल्क देना पड़ता। जैसे बोलने का मतलब है कि अगर मान लो कि कोई व्यक्ति आलू लेकर जा रहा है, कितना आलू, मान लो कि 1 बोरा आलू लेके जा रहा है, तो 1 बोरा आलू में आपको क्या पता है कि 50 किलो उसमें आलू होता है, मान लिया जाए। तो अब मान लो कि उस समय वजन करेगा, अब वजन करने के बाद मान लो कि उसका रेट जो है वो 4000 रुपया आया, तो 4000 रुपया आया, तो अब सीमा शुल्क किस पे लगेगा? ये जो 4000 रुपया है इसका फिर वो 5% निकालेगा और आपको क्या करेगा? सीमा शुल्क देना पड़ेगा। यानी कि अगर मान लिया जाए, अगर हम लोग एक हिसाब लगाएंगे तो कितना होता है? 200 रुपया, यानी कि हर एक सीमा शुल्क पे उसको 200 रुपया देना पड़ा। तो 200 इंटू 11, यानी कि देखोगे तो इसको 11 दूना 22, 22 रुपये इसको देना पड़ रहा है। तो जो कि 4000 इधर से और साथ में कितना हो गया? 2200 इधर से, यानी कि आपको देखोगे तो 42,200 रुपये इसको खाली क्या लग जाएगा? टोटल आलू का रेट पड़ गया। यानी जब लोगों तक वो आलू पड़ेगा तो वो और महंगा हो जाएगा। बात को समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं? तो अब ये तो पहली समस्या थी। दूसरी समस्या क्या है कि हर जगह की नापतोल प्रणाली अलग थी। कहीं पर ये 50 किलो ऐसा होता कि वो 48 किलो ही हो जाता, कहीं पर ये 49 किलो ही होता, कहीं पर ये 51 किलो होता, ऐसा भी पॉसिबल था। तो इन्हीं चीजों को हटाने के लिए क्या किया गया माय डियर फ्रेंड, कि ये जो जोल्बेराइन इसकी स्थापना किया गया। तो ये तो भाई अलग बात था। अब आगे गौर कीजिएगा कि अब क्या था कि शुल्क जो है वो अक्सर वस्तुओं के वजन और आकार के अनुसार लगाया जाता था। यानी कि जितना बड़ा आपका वस्तु है, जितना भारी आपका वस्तु है, उसके हिसाब से आपको रेट जो है फिक्स कर दिया जाता था। चूंकि हर क्षेत्र की अपनी नापतोल की व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में समय लगता। अब बात को समझो कि मेरे पास 50 किलो का एक बोरा है, मैं यहाँ पे लेके गया पहले नाके पे, मैंने वहां पे उतारा, वहां पे वजन हुआ, फिर उसके बाद दूसरे नाके पे गया, फिर वजन हुआ, तो ऐसे समय बहुत ज्यादा लग जाता था ना। तो इससे क्या होता था? समय लगता था। और सबसे ज्यादा मुश्किल क्या होता था? कपड़े नापने में होता था, क्योंकि कपड़े नापने का जो पैमाना था, जो स्केल होता था, वो अपने प्रत्येक क्षेत्र के हिसाब से कहीं कहीं लंबाई बढ़ जाता तो कहीं कहीं लंबाई क्या होता? घट जाता। जैसे अगर मान लिया, जैसे हम लोगों ने देखा है ना कि अगर पहाड़ी क्षेत्रों पे क्या होता है कि आप सोना खरीदते हो और नीचे लेके आते हो, क्या मैदानी भाग पे आप लेके आते हो, तो सोना का वजन क्या होगा? घट जाएगा। आपको ये पता होगा। तो उसी तरह तो आप बताओ सोना कहाँ लेना चाहिए? अगर मेरे को सोना लेना है तो मैं कहाँ लूंगा? मैदानी क्षेत्रों पे लूंगा और पहाड़ी क्षेत्रों पे जाके बेचूंगा, ताकि मेरे को प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मैं पहाड़ी क्षेत्रों पे ले रहा हूं और मैदानी क्षेत्रों में जाके बेच रहा हूं तो मेरे लिए घाटा होगा। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है? बहुत ज्यादा घाटा होता है। जैसे मान लिया जाए कि पहले चौके पे अगर मान लिया जाए कि 1 सेंटीमीटर जैसे 1 मीटर जो होता था, वो 1 मीटर का जो वैल्यू होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर है। लेकिन जब मैं दूसरे नाके पे जा रहा हूं तो 1 मीटर का जो वैल्यू है, जो 1 सेंटीमीटर का जो वैल्यू है, वो 2 मीटर के बराबर है। माने क्या मैं बोलूँ, एक जो मीटर कपड़ा है जो सेकंड नाके पे है, वहां पर लोगों ने देखा कि जो कपड़ा है वो आपका 102 सेंटीमीटर के बराबर है। अब हमें जब वहां पे बेचूंगा तब अब व्यापारी को घाटा लगेगा कि नहीं लगेगा? आप बोलोगे हाँ सर लगेगा। तो ये एक प्रॉब्लम था। तो अब इतने ज्यादा प्रॉब्लमों को दूर करने के लिए क्या किया गया था कि आपका जोल्बेराइन की स्थापना किया गया, कि जिससे नापतोल का व्यवस्था ठीक हो जाए, शुल्क को कम कर दिया जाए, और ये जो इतना जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का जो पैसा चल रहा है उसको घटा देंगे, ताकि जो वैल्यू ऑफ कॉस्ट आएगा वो सब जगह एक आएगा। तो अब यहां से क्वेश्चन आपका पूछता है, नंबरिकल क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछता है माय डियर फ्रेंड, कि कपड़े नापने के लिए एलए, कपड़े नापने जैसे हम लोग सेंटीमीटर मीटर का यूज करते हैं, उस तरह उस समय कपड़े नापने के लिए एलए पैमाने का प्रयोग किया जाता है। एलए क्या है? एक स्केल पैमाना है, उसका प्रयोग किया जाता था। तो हम लोगों ने क्या देखा कि आखिर जो जोल्बेराइन है इसके स्थापना का कारण क्या था, कि सबसे पहले ये जो 39 छोटा छोटा जो राज्य का एक महासंघ बनाया, उसका अपना मुद्रा और अपना नापतोल का प्रणाली था। और ऐसा होता था कि अगर कोई एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता, जो कि सबसे नजदीक का क्षेत्र था, तो उसको 11 सीमा शुल्क नाकों से पार करना होता, और हर एक सीमा शुल्क में जो उसका भार या जो उसका आकार होता था, उस आकार का 5% सीमा शुल्क उसको लगने वाला था।
अब आगे हम लोगों ने देखा कि चूंकि नापतोल का हर जगह अलग अलग पद्धति, अलग अलग पैमाना था, तो नापने तोलने में बहुत ज्यादा समय भी लगता था। तो कहीं ना कहीं इससे प्रॉब्लम होता। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किससे होता था? तो कपड़े नापने में, क्योंकि कपड़ा नापने में जो पैमाने का प्रयोग होता था वो हर एक क्षेत्र में घटता बढ़ता था। अब क्वेश्चन यहां से अगला बन जाता है कि आखिर बताइए कि किस पैमाने का प्रयोग होता है? तो एले का प्रयोग होता है। और इसका स्थापना का कारण हम लोगों ने देखा, क्या कारण देखा कि पहला क्या था, इसने क्या काम किया? तो इसने शुल्क अवरोधों को हटाया। जो मुद्राएं जो पहले 3 थी उसको घटाकर 2 कर दिया गया। रेलवे लाइन का विस्तार किया और आर्थिक हितों में क्या किया? एकीकरण का मार्ग को इसने क्या किया? अपनाया था। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है ये वाला कि आखिर बताइए कि ये जो एले पैमाना है उसके हिसाब से यूरोप में किस प्रकार का उसका लंबाई था, उसका मेजरमेंट क्या था? तो देखिएगा, फ्रैंकफर्ट में 1 इले कपड़ा का लंबाई कितना था? 54.7 सेंटीमीटर था। अगर आप मेजे शहर में चले जाओगे तो यही जो कपड़ा है आपका 1 इले कपड़ा वो 55.1 सेंटीमीटर मिलता। अगर आप यही न्यूरेमबर्ग चले जाते हो तो यही कपड़ा जो है आपका 65.6 सेंटीमीटर मिलता। और अगर यही वाला आप फाइब्रेकबर्ग में जाते हो तो कपड़ा जो है वो आपको 53.5 सेंटीमीटर पे मिलता। तो ये जो अलग अलग जगह पे अलग अलग है, तो कहीं ना कहीं इससे आपको प्रॉब्लम होगा। जैसे मान लो कि कोई आदमी क्या किया कि अगर मान लो कोई फ्राइबर्ग से जाके वो कपड़ा खरीदता है, 1 किलो कपड़ा खरीद के लाके बेचता है, तो उसको न्यूरमबर्ग में घाटा होगा कि नहीं होगा? होगा, जाहिर सी बात है घाटा हो जाएगा। अगर कोई बच्चा न्यूरमबर्ग में है और अगर वो जाके कहाँ पे कपड़ा बेचता है, अगर मान लो मेज में बेचता है, उसको प्रॉफिट होगा। तो अगर कहीं ना कहीं इस क्षेत्र से इस क्षेत्र में आने के लिए उसको काफी डिस्टेंस कवर करना होता, या मैं बोलूं कि काफी ज्यादा सीमा शुल्क देना पड़ता, इसीलिए क्या किया गया? जोल्बे लाइन की स्थापना करी गई। अब हम लोग बात करेंगे, अगला जो टॉपिक होगा जो हम लोग अगले बार वीडियो लेंगे, टॉपिक क्या है आपका? 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और यहां से भी आपको क्वेश्चन जो है बारी बारी से आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर का डिस्कशन हो रहा है। साथ ही मैं बता दूं कि जैसे मैं हर बार आपको मैं बोलता हूं कि केवल पढ़ने से और वीडियो देखने से नहीं होता है, आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। नोट्स आप बनाओगे अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कम समय लगना है, आपको नोट्स पे समय नहीं देना है, बाकी मैथ और साइंस पे आपको ध्यान देना है, तो आप हमारा पीडीएफ जो है वो परचेज कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आप क्या करें कि जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आप ज्वाइन हो जाए, सबसे पहला बात। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन हो जाए, दूसरी बात। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जो कि एक ऑफर चल रहा था वो ऑफर समाप्त हो गया। अब आपको केवल एसएसटी के लिए, गौर कीजिएगा मैं किसका बात कर रहा हूं, केवल एसएसटी के लिए आपको 299 रुपया पे करना होगा। और इस 299 रुपया में आपका जो जियोग्राफी है, यानी कि जो जियो है, आपका हिस्ट्री है, आपका इको है, और जो आपका पॉलिटिकल साइंस है, सबका आपको ये 299 रुपया में क्या मिलेगा? आपको पूरा का पूरा चैप्टर्स का नोट्स आपको देखने के लिए मिलेगा, पहला प्रॉफिट। दूसरा बात क्या है कि जितने भी बच्चे पेड प्लान में ज्वाइनिंग होंगे उनके ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जिसमें आपका वीकली टेस्ट होता है, आपका वीकली आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, गौर की जगह मैं क्या बोल रहा हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको उस पीडीएफ के द्वारा आपको दिया जाएगा, ताकि जिससे आप आसानी से पढ़ पाओगे, आपका नंबर क्या होगा? बहुत आसानी से आ पाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना है। साथ में चैनल पर नहीं हो तो क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल के आइकन क्या करना है? प्रेस करना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।